हेलो एवरीवन। यस, आज अपन बात कर रहे हैं एसएससी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान। और संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। संविधान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की आपकी क्लास ली है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान में लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है हमेशा हमेशा राष्ट्रपति करेंगे, बट राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो दूसरे जो न्यायाधीश है, दूसरे जजेस है, उनकी क्या लेंगे, उनकी राय लेंगे, नॉट परमिशन लेंगे, राय लेंगे। उस राय को मानना के लिए वो बाध्य नहीं है, ऐसा भी लिखा है। फिर कुछ बातें करते हैं हम लोग कि मृत्युदंड जो सजा सुनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में। फिर बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, फिर कुछ आध्यात्मिक टॉपिक्स के बारे में। चलो बात करते हैं कुछ टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, कोलिजियम प्रणाली। कोलिजियम प्रणाली होती क्या है? कोलिजियम प्रणाली जो है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट की एक प्रणाली के बारे में बताया जाता है। किसकी है ये? सुप्रीम कोर्ट की पार के बारे में। संविधान में लिखा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, और उनको किसकी बात माननी है, किसकी राय लेनी है? दूसरे वाले जो जजेस हैं उनकी। चाहे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, किसी एक का ट्रांसफर दूसरी जगह करना है, तो इस तरीके से कोलिजियन प्रणाली का संविधान में तो लिखा है प्रेसिडेंट करेंगे और प्रेसिडेंट को जजेस की राय लेनी है, ये सब लिखा है। कोलिजियन प्रणाली जो धीरे धीरे विकसित की जा रही है, अभी तक हुई नहीं है, कुछ कुछ चीजें उसमें चलती जाती है, एड ऑन होती जाती है, माइनस होती जाती है, सब कुछ चलता है। उसमें यह है कि एक मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का है और बाकी 4 जजेस, वो सब मिलके एक जो है इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब चारों पांचों मिलके एक बंद कमरे के अंदर कुछ जजेस की नियुक्ति करेंगे, और किस जज का ट्रांसफर कहां होना है, कौन सा जज कहां आएगा, उसकी पदोन्नति कैसे करनी है, वो आगे से आगे जो है उसका ट्रांसफर होना है, उसकी पदोन्नति होनी है, वो चीफ जस्टिस, मतलब उसकी वो पार बढ़ती जाए, पार घटती जाए, ट्रांसफर होता जाए, उन जजेस के बारे में बात करते हैं। कौन सा जो है, वैसे तो लिखा प्रेसिडेंट करेगा, बट कोलिजियन प्रणाली कहती है कि प्रेसिडेंट की हम लोग आपस में मिलके, हम 5 जनों की टीम, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश, पांचों मिलके हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ जजों की जो नियुक्ति है हो रखी है, नियुक्ति नहीं करेंगे, किस जज को किस जगह भेजना है, कौन से राज्य में भेजना है। हाई कोर्ट के जज को क्या उसका राज्य चेंज करना है, क्या उसकी पदोन्नति करनी है, क्या उसका ट्रांसफर करना है, क्या उसको डीमोटिवेट करना है, तो ये 5 जने मिलके क्या करेंगे, कोलिजियम प्रणाली के द्वारा इस फैसले को सुनाएंगे। कोलिजियम प्रणाली के द्वारा इस फैसले को जब सुनाते हैं तो 5 में से टोटल 2 का अगर बहुमत आ गया तो ये काम हो सकता है। बट कई बार संसद में भी विरोध किया जा रहा है, संसद कभी पक्ष करती है, कभी विपक्ष करती है, और ये संविधान में नहीं लिखा गया है। कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं और कोलिजियम प्रणाली चलती रहती है। कुछ चीजें अभी के प्रेजेंट के 2025 में भी ये केस आया कि अभी के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन है, BR गवई, उनकी अध्यक्षता में बॉम्बे के हाई कोर्ट के जो अभी तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष कौन है, BR गवई, ठीक है। फिर यानी अध्यक्ष नहीं, जो न्यायाधीश CJI मुख्य न्यायाधीश BR गवई है, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट और बिहार यानी पटना के हाई कोर्ट के दोनों के जजेस के बारे में उन्होंने क्या लिखा, मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल M पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश करी। BR गवई ने अपनी टीम के अंदर जो है, जो एक तो है बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जज, और जो है पटना हाई कोर्ट के जज, उनको सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए उनको पदोन्नत करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके अंदर न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश करी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वैसे क्या 124 में लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यह लिखा है अनुच्छेद 217 में और 124 दोनों में लिख रखा है। कोलिजियम कहता है संविधान में नहीं है, पर न्यायिक निर्णय के माध्यम से ये विकसित हो रही है धीरे धीरे। फिर बात करते हैं
कि कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ। प्रथम न्यायाधीशों का मामला है 1981 के अंदर। मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होगी। भाई मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश है पर ये मानना जरूरी नहीं है, ठीक है, सिफारिश कर सकते हो कि इसको सर्वोच्च न्यायालय में ले लो, सुप्रीम कोर्ट में ले लो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ इसको, बट बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, राय दी जा सकती है। द्वितीय न्यायाधीशों का मामला है 1993 में कॉलेजियम प्रणाली लागू की गई, परामर्श और सहमति। अगर परामर्श भी दिया गया फिर उसमें सहमति हो गई तो 1993 में वो चीज मान ली गई और कॉलेजियम प्रणाली लागू हो गई। तृतीय न्यायाधीशों का मामला है 1998 में कॉलेजियम का विस्तार मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक किया गया। 1998 में क्या हुआ, कॉलेजियम का और विस्तार किया गया, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 4 जो है और न्यायाधीश होंगे, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है, कॉलेजियम सिफारिश करता है, कॉलेजियम तो क्या करता है, सिफारिश करता है, सरकार क्या करती है, नियुक्त करती है, और राष्ट्रपति क्या करता है, वारंट जारी करता है। मतलब सबसे पहले सिफारिश कौन करेगा, कॉलेजियम, सरकार क्या करेगी, नियुक्त, और राष्ट्रपति उसके लिए ठप्पा लगा देगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे जजेस। फिर कहते हैं कि कुछ आलोचना भी हुई। देखिए अपारदर्शी प्रक्रिया है, चयन के लिए कोई आधिकारिक मानदंड ही नहीं है, बिल्कुल अपारदर्शी प्रक्रिया है कि इसके अंदर जो है भाई भतीजावाद भी चल सकता है कि मेरा कोई मिलने वाला है तो मैं उसको ला सकती हूँ, यानी चीफ जस्टिस का कोई मिलने वाला तो वहां आ सकता है। उन कुछ न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम के अंदर आ गए हैं वो चाहेंगे कि उसका कोई मिलने वाला है तो वो भी उसके अंदर आ सकता है। फिर आता है जवाब कार्य, अब विविधता का अभाव, महिला और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा इसके कारण। फिर कार्यपालिका से भी टकराव रहेगा, सरकार नाम को मंजूरी देने में क्या करती है, कार्यपालिका से टकराएगा, और सरकार भाई ठीक है कॉलेजियम ने तो बोल दिया कि इनको लेना है, पर कार्यपालिका में ये होएगा ही नहीं, बहुत लंबा जो है खिंच जाएगा और महिला अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व आ ही नहीं सकता। फिर जवाबदेही का मुद्दा, कॉलेजियम संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है, इससे पक्का है। न्यायिक बनाम विधायी विवाद क्या कहते हैं कि एनजेएसी अधिनियम 2014 को 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया गया था। आगामी कदम, कॉलेजियम में कुछ सुधार हुए, अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है, चयन मानदंड और कारण प्रकाशित किया जाएगा। भाई ये भी हो सकता है कि सिलेक्शन आप कर रहे हो, इनको सुप्रीम कोर्ट में लाने का प्रयास कर रहे हो, पर इसके मानदंड क्या है वो फिक्स होने चाहिए और प्रकाशित उसको पब्लिश किया जाए, और ये पूरा का पूरा लिखित में होना चाहिए। कार्यपालिका के साथ संतुलन बनाए रखो, गतिरोध अगर होता है तो उससे बचने के लिए कुछ परामर्श भी लिया जाए। विविधता सुनिश्चित करना, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनमें क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए, नाम की जांच की जानी चाहिए, और विधि आयोग का सुझाव भी उसके अंदर होना चाहिए, तो ही वो बन सकते, बाकी नहीं बन सकते। फिर एनजेएसी मॉडल पर पुनर्विचार होना चाहिए, न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा उपायों का भी महत्वपूर्ण साथ होना चाहिए। अब आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला सुनाने का अधिकार है कि वह किसी को भी मौत की सजा दे सकता है, अगर वह बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया है जो संविधान के विरुद्ध है तो वो मौत की सजा दे सकता है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मानदंड है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला वसंत संपत दुपाड़े बनाम भारत संघ अगस्त 2025 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजाओं के नियमों का उल्लंघन इक्वल टू मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अगर मैं सजा के नियम का उल्लंघन करता हूं तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, ये लिख रखा है अनुच्छेद 21 में लिख रखा है, सजा के नियम का उल्लंघन इक्वल टू मौलिक अधिकार का उल्लंघन। पहली बार मौत की सजा के मामले में प्रक्रियात्मक चूक को संवैधानिक उल्लंघन माना गया है। पहली बार मौत की सजा के मामलों में प्रक्रियात्मक चूक को संवैधानिक उल्लंघन माना गया। फिर लिखा है, ये जस्टिस एस.बी. सिन्हा के संतोष बारियार की दृष्टिकोण निष्पक्षता, समानता और उचित प्रक्रिया पर आधारित है कि मौत की सजा दी जाएगी, अनुच्छेद में जो लिखा है, पर हम लोग जो है उसके अधिकारों का खनन कर रहे हैं। ये मौत की सजा से संबंधित कानून को संवैधानिक नैतिकता के आधार पर मजबूती से स्थापित करता है। महत्व है, ये मनमाने ढंग से राज्य की शक्ति के खिलाफ मानव गरिमा की रक्षा को भी मजबूत करता है। फिर है संवैधानिक और कानूनी ढांचा क्या कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन जीने का अधिकार है, कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में लिखा है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, बट आप उसको जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, बट इस प्रक्रिया के बिना जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 72 और 161 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान देने का अधिकार है, सजा में छूट या कम करने का भी अधिकार है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है, क्षमादान देने का अधिकार भी है। अगर 10 साल की सजा तो उसको 8 साल का भी कर सकता है और 10 साल से कुछ भी नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का अधिकार है। सीआरपीसी 1973 की धारा 354(3) क्या कहती है कि खास वजह है उन पर ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, बाकी मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए भारत के संविधान में कितना भी गलत से गलत काम होता है फिर भी मृत्युदंड भी बहुत कम दिया जाता है, और दिया भी जाता है तो धीरे धीरे कभी कभी उसको माफ करने की सिफारिश हो जाती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कहती है कि अगर हत्या की धारा है 302, युद्ध छेड़ने, आतंकवाद और कुछ गंभीर बलात्कार मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है। युद्ध छेड़ने में, आतंकवाद फैलाने में और कुछ गंभीर बलात्कार केसेस है उनमें ही मृत्युदंड दिया जा सकता है, धारा 302 में लिखा है। फिर लिखा सबसे दुर्लभतम मामला का सिद्धांत आया बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में 1980 में तय किया गया था। कानून शास्त्र का विकास हुआ और बच्चन सिंह 1980 के अंदर क्या हुआ, मृत्युदंड को सही ठहराया गया। सबसे दुर्लभतम मामला सिद्धांत लागू किया गया। इस मामले के अंतर्गत मृत्युदंड को सही ठहराया गया, 1980 में बेटर आया। संतोष बरियार 2009 का केस है, वो क्या है, सजा के नियमों को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। पहले सजा का नियम जो है वो संवैधानिक अधिकार नहीं था, अब संवैधानिक अधिकार भी बना दिया गया। फिर शत्रुघ्न चौहान 2014 केस, मानसिक बीमारी और बेवजह देरी को सजा कम करने का आधार माना। अगर कोई मेंटल बीमार है या फिर अगर वह जो है अगर बेवजह अगर कोई देरी हो रही है तो सजा को कम करने का अधिकार भी है। मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2002 केस क्या कहता है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जेल व्यवहार की रिपोर्ट अनिवार्य की, आमतौर पर अनदेखी की गई और 94% इसका उल्लंघन किया गया कि भाई अगर जो है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जेल व्यवहार की रिपोर्ट अनिवार्य घोषित कर दी गई इसके द्वारा। जो डुपाड़े मामला आया 2025 में, सुरक्षा उपायों का उल्लंघन अगर होता है तो वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अगर सुरक्षा उपाय का उल्लंघन है मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और ऐसी सजाएं रद्द की जानी चाहिए। सुरक्षा उपाय का अगर कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है तो मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा और ऐसी सजाएं क्या कर दी जानी चाहिए, रद्द कर दी जानी चाहिए। फिर आया इसका महत्व, आगे क्या है, समान, आगे का रास्ता क्या है, ये समानता, निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के ढांचे के भीतर मृत्युदंड को उचित ठहराता है। मृत्युदंड है, अगर इसने जो 3 केसेस है उसमें मृत्युदंड है, पर ये समानता, उचित प्रक्रिया के ढांचे के भीतर मृत्युदंड को उचित ठहराता है। ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाता है, वैकल्पिक, इसका विकल्प है ही नहीं पर अनिवार्य है। भारत में मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को सीमित करता है और इसके द्वारा मृत्युदंड है, पर कुछ परिस्थितियों में ये परिस्थितियां अगर है तो मृत्युदंड थोड़ा रोका जा सकता है। यह भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ढांचे के तहत वैश्विक मृत्युदंड विरोधी रुझान के अनुरूप बनाता है। यह अंततः संसद द्वारा मृत्युदंड की समीक्षा या इसे समाप्त करने के पक्ष में तर्क को मजबूत करता है। संसद के द्वारा मृत्युदंड की समीक्षा है तो इसे समाप्त करने के पक्ष में तर्क को मजबूत करता है। अब आते हैं कुछ ज्योग्राफी के बारे में, कुछ लोहा के बारे में, कुछ धातुओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज है जिस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। लोहा, विश्व में लोहा अयस्क उत्पादन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील के बाद चतुर्थ स्थान पर है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील है और उसके बाद भारत आता है लोहा के उत्पादन में। लोहा अयस्क को लोहे की कच्ची धातु भी कहा जाता है। लोहा अयस्क को कहा जाता है लोहे की कच्ची धातु। प्रकृति में लोहा कच्ची धातु की दशा में मिट्टी के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है, जिसे भट्टियों में गलाकर साफ किया जाता है। ये किसमें कैसे होता है, अगर अपन लोहा अयस्क की बात करते हैं तो लोहा का कच्चा रूप है। चौथे स्थान पर भारत लोहा अयस्क अपनी प्रकृति से लेता है और अगर इससे पहले जो ये लोहा अयस्क है उसको कच्ची भट्टी में डाला जाता है, फिर इससे लोहा निकलता है, गलाकर साफ किया जाता है। गलाकर प्राप्त शुद्ध लोहा धातु को कच्चा लोहा, पिग आयरन कहते हैं। कच्चे लोहे में आता है मैंगनीज, टंगस्टन आदि खनिज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। अगर अपन कच्चे लोहे में टंगस्टन, मैंगनीज मिला देंगे तो इस्पात बन जाएगा। फिर आता भारत में 4 प्रकार के लोहे पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट जिसमें आ रहा है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इनमें हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रमुख है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है जिसमें धातु अंशतः 70 से 75% तक पाई जाती है। ये काले रंग का होता है
भारत में तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली व सलेम जिलों में पाया जाता है। ठीक है, 70 से 75% तक होता है इसमें। फिर आता है हेमेटाइट, ये द्वितीय श्रेणी का लोएस्ट है, जिसमें धातु का अंश तो होता है 60 से 65% और लाल व भूरे रंग का होता है। भारत का अधिकांश लोह अयस्क इसी श्रेणी का है। भारत में ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अधिक पाया जाता है। लिमोनाइट, ये प्राय पीले रंग का होता है। लिमोनाइट ये प्राय पीले रंग का होता है, जिसमें धातु का अंश 35 से 50% तक होता है। जिसमें धातु का अंश कितना होता है? 35 से 50%। ये निम्न कोटि का लोएस्ट होता है। इस प्रकार के लोहे की खुदाई बहुत आसान तथा सस्ती पड़ती है। सिडेराइट, ये लोहे में अशुद्धियों की मात्रा अधिक होती है तथा धातु का अंश भी 10 से 40% ही होता है। इसका रंग भूरा होता है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे निम्न प्रकार का लोहा है इसका। देखो इसका रंग भूरा होता है और ये 10 से 40% इसमें होगा। इसमें 35 से 50% होगा, इसमें 60 से 65% होगा और इसमें 70 से प्रतिशत। तो इसलिए सबसे अच्छा ये हो गया क्योंकि काले रंग का है। फिर इससे कम अच्छा, फिर इससे कम अच्छा और फिर इससे कम अच्छा, ये भूरे रंग का है। फिर आता है भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ताप विद्युत केंद्र, सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केंद्र, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है। एनटीपीसी का प्रमुख केंद्र है। भारत के बड़े कोयला आधारित विद्युत केंद्रों में से एक है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र और एनटीपीसी का प्रमुख केंद्र है और ये भारत के बड़े कोयला आधारित केंद्र है। विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में है और एशिया का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां है? विंध्याचल, मध्य प्रदेश। फरक्का ताप विद्युत केंद्र, ये पश्चिमी बंगाल में है फरक्का और गंगा नदी के किनारे स्थित है। पूर्वी भारत का प्रमुख केंद्र है। ये पूर्वी भारत का प्रमुख केंद्र है। फिर आता है कहलगांव सुपरताप विद्युत केंद्र। कहलगांव सुपरताप विद्युत केंद्र, ये बिहार में है। पूर्वी भारत की बिजली जरूरत को ये पूरा करता है। पूर्वी भारत की बिजली जरूरत है वो सारी की सारी ये अधिकतम पूरी करता है। कहलगांव, पहलगाम नहीं, कहलगांव सुपरताप विद्युत केंद्र बिहार का। कोरबा सुपरताप विद्युत केंद्र, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ का ऊर्जा नगरी कहलाता है। छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है? ऊर्जा नगरी। तालचेर ताप विद्युत केंद्र, तालचेर सुपर ताप विद्युत केंद्र, ये उड़ीसा में है। ये कोयला खदान के नजदीक स्थित एनटीपीसी द्वारा संचालित होता है। एनटीपीसी द्वारा संचालित है, उड़ीसा में है और कोयला खानों के नजदीक है। मुंद्रा ताप विद्युत केंद्र, ये गुजरात में है और भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का है। मुंद्रा ताप विद्युत केंद्र, मुंद्रा ताप जो है निजी क्षेत्र का है और ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा गुजरात में है। चंद्रपुर ताप विद्युत केंद्र, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। नयवेली ताप विद्युत केंद्र, नयवेली ये क्या है? तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत का प्रमुख लिग्नाइट भूरा कोयला आधारित बिजली घर है। भूरा कोयला कहां है? ये तमिलनाडु में। क्या नाम है? नयवेली। रामागुंडम ताप विद्युत केंद्र, रामागुंडम ताप विद्युत केंद्र, रामागुंडम के कहा है? तेलंगाना में। दक्षिण भारत के सबसे बड़े एनटीपीसी केंद्र में से एक है। फिर आता है कंदरिया महादेव मंदिर। ये भी किसी स्टूडेंट ने पूछा इसलिए मैं लेके आई हूँ। शायद सुरेश ने पूछा था। सुरेश ने कहा था कि इस मंदिर के बारे में कुछ बता दीजिए। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कंदरिया महादेव मंदिर क्या है? ये जो है भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था। विद्याधर ने महमूद गजनवी के द्वितीय आक्रमण को असफल करने के उपरांत करवाया था। भगवान शिव का मंदिर जो है जब चंदेल शासक ने करवाया था महमूद गजनवी के द्वितीय आक्रमण के असफल होने पर। ठीक है, इस मंदिर के नामकरण के संबंध में दो प्रकार के मत है। प्रथम, इसका कंदरिया नामकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के आधार पर पड़ा है। पहला नाम मतलब भगवान शिव का नाम है कंदर्पी, उसके आधार पर कंदरिया मंदिर नाम पड़ा है। और द्वितीय इसका कंदरिया नामकरण कंदरा गुफा के आधार पर पड़ा। कंदरा गुफा, इसे खजुराहो का सबसे विशाल 31 मीटर ऊंचा मंदिर है। 31 मीटर। तो इसलिए मैंने आपकी डिमांड को पूरा किया सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को पूछा इस क्वेश्चन के बारे में। इस मंदिर के गर्भगृह में सफेद संगमरमर निर्मित शिवलिंग है जो अमरनाथ की शिवलिंग का प्रतीक है। सफेद संगमरमर का है। खजुराहो के अन्य मंदिरों की अपेक्षा इस मंदिर में सर्वाधिक लगभग 912 मूर्तियां ओंकार रूप में प्रतिष्ठित है। ओंकार रूप में प्रतिष्ठित है 912 मूर्तियां। यह मंदिर लैटिन क्रॉस नमूने पर सप्तरथ शैली से निर्मित है, इसलिए इसकी तुलना उड़ीसा के भुवनेश्वर से स्थित लिंगराज मंदिर से की गई है।
यानी इसका नाम क्या था? कंदरिया महादेव मंदिर। सुरेश तुमने पूछा। ये क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। चंदेल राजा ने बनवाया था, महमूद गजनी ने आक्रमण किया पर वह असफल हो गया, इसके लिए बनवाया था। इसके दो नाम, एक तो है कि हो सकता है भगवान शिव का भी कंदरिया नाम है, कंदर नाम है इसीलिए, और दूसरा है कि ये कंदरा गुफा के अंदर है इसीलिए। और गर्भगृह में सफेद संगमरमर से निर्मित मंदिर है। लगभग 912 मूर्तियां हैं और ये सफेद शैली से उड़ीसा के भुवनेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। बता दिया सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।